हाय दोस्तों इस वीडियो में मैं कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाला हूं। हम लोग केमिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कंपनी है जिसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट बजट आने वाला है। बजट में ऐसे कौन से सेक्टर होने वाले हैं जहां पे हम लोग अभी फोकस कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग केमिकल के बारे में बात करने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी का रिजल्ट आउट हो चुका है, एथर इंडस्ट्री। लेकिन रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में एक फ्री फॉल देखने को मिला है। 2:30 बजे के आसपास स्टॉक में गिरावट स्टार्ट हुई है और मार्केट क्लोज होने तक गिरावट ही देखने को मिली है। नंबर को अगर हम लोग देखें, कंपनी के नंबर अगर आप देखोगे तो 27% से यहाँ पे कंपनी की सेल बढ़ी है। 155 करोड़ की सेल थी पिछले साल, जो कि अभी 197 करोड़ की सेल्स देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन ईयरली बेसिस 27% से ग्रो किया है। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 19 करोड़ का प्रॉफिट 40 करोड़ के प्रॉफिट पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है। यहाँ पे कंपनी के पास 6 करोड़ के आसपास अदर इनकम है। अगर पिछले साल से कंपेयर करोगे एंड क्वार्टरली बेसिस कंपेयर करोगे तो न्यूट्रल है। 3 करोड़ के आसपास अदर इनकम बन जाता है, क्योंकि पिछले टाइम पे भी 3 करोड़ था। तो उससे माइनस करोगे तो जितना पिछले क्वार्टर, अभी भी सेम क्वार्टर पे कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसीलिए स्टॉक में हम लोगों को गिरावट देखने को मिली। इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है कि कंपनी पिछले क्वार्टर पे ही खड़ी है, जहाँ पे पिछले क्वार्टर थी आज भी वहीं पे है, तो क्यों बाय करना है। इसलिए इन्वेस्टर ने यहाँ पे इसको बेचा और हमें गिरावट देखने को मिली है। समझने वाली बात यह है कि स्टॉक के एनुअली बेसिस नंबर अच्छे आए हैं। ये चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है। और देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। ऐसे टाइम पे जहाँ पे मार्केट में चैलेंजेस हैं, वहाँ पे इस कंपनी ने 27% की ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर हम यहाँ पे अच्छे कह सकते हैं। उसके साथ ही साथ एक केमिकल इंडस्ट्री को लेके एक अपडेट है, जो कि आज ही के डेट में रिलीज हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ उनके जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। 2020 से लेके 2024 तक इंडियन केमिकल कंपनीज में एफडीआई वालों का कितना पैसा आया, तो आप देखोगे 22.87 बिलियन डॉलर जो है अभी तक एफडीआई के रूप में पैसा आ चुका है इंडियन केमिकल कंपनीज की अगर हम बात करें। यहाँ पे जो ये अगर हम देखें 2022 और 23 में 14,000 करोड़ के आसपास एफडीआई के द्वारा पैसा आया था इंडियन मार्केट में, केमिकल सेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। और ये देख सकते हैं रिपोर्ट किसने सामने रखा है, जो कि एक कंसल्टेंट है, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो इन्होंने ये बात सामने रखी है। तो आप देख रहे हो जब गवर्नमेंट ये सारे डेटा रिलीज करती है, इनके हिसाब से जो केमिकल इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे फॉरेन वालों का एक सेंटीमेंट पॉजिटिव हो रहा है। इसमें इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक ग्रोथ आ सकती है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री में आपको एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम पे। और एफडीआई वाले कंटिन्यू यहाँ पे पैसा लगा भी रहे हैं, क्योंकि हम लोग पूरे वर्ल्ड में, जैसे चाइना तो अभी नंबर 1 पे है, लेकिन चाइना के बाद अगर कोई एक्सपोर्ट अगर करता है, जैसे रशिया भी केमिकल में बहुत अच्छा एक्सपोर्टर है, इंडिया भी यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करता है। तो इसीलिए एफडीआई वालों का जो है इंडियन केमिकल कंपनीज के ऊपर थोड़ा फोकस बना हुआ है। उनका मानना ये है कि इंडिया केमिकल में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रहा है। और आने वाले दिनों में हो सकता है यहाँ पे एक ह्यूज पोटेंशियल देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से 2020-21 के बाद से केमिकल में कोई ग्रोथ नहीं आया, और इसीलिए एफडीआई वाले केमिकल कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं। तो आप यहाँ पे जरूर ध्यान दे सकते हो। और भी कई सारी कंपनी है, जैसे क्लीन साइंस, इसमें भी आज हम देख रहे हैं 2% का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, गिरावट ही है। आईपीओ के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन टाइम था, हो सकता है कभी ये ब्रेकआउट में बदल जाए। तो जितना जल्दी हो सके हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद दोस्तों एक कंपनी है टूरेंट पावर। इसने कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की है, एक बहुत बड़े ह्यूज इन्वेस्टमेंट की बात की है। 18,000 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट बनाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। अब ये जब थर्मल पावर प्लांट बनेगा तो वहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाली है। यहाँ पे लगभग 7,000 के आसपास एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़े लेवल पे टूरेंट पावर ने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर 18,000 करोड़ रुपए यहाँ पे लगा रही है, तो रेवेन्यू का भी तो बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन होगा। तो यहाँ पे कई बड़े अमाउंट में यहाँ पे रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसमें भी कई साल लग जाते हैं। तो अगर 18,000 करोड़ रुपए लगाएगा तो कम से कम 36,000 करोड़ रुपए तो यहाँ से कमाएगा ही कमाएगा। बाकी अगर हम टूरेंट पावर की बात करें, स्टॉक में गिरावट है। 6 महीने में भी कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन साल भर में 47% की ग्रोथ है, और 5 साल में लगभग 372% की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। इस तरीके से कंपनी अपने अपडेट के साथ आगे बढ़ रही है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। कंटिन्यू फॉलिंग है, आज भी अगर मैं देखूँ तो गिरावट ही देखने को मिली है। 3.5% 5 दिन में भी गिरावट है, 12 से 13% महीने भर में भी गिरावट है,
6 महीने में हमें न्यूट्रल सा दिखेगा, जहाँ पे स्टॉक था वहीं पे पिछले 1 साल में लगभग 19% का ग्रोथ है। तो बेसिकली हुआ क्या है, आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी के ऊपर एक एलिगेशन सा लगा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी में कंटिन्यू फॉलिंग देखने को मिल रहा है। यथार्थ हॉस्पिटल रिस्पॉन्ड टू मीडिया रिपोर्ट्स ऑन IT डिपार्टमेंट सीजिंग कंपनी एसेट्स। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि देखिए, कुछ टाइम पहले कंपनी के ऊपर अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे आप देखोगे प्रीवियसली डिस्क्लोज रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द एक्सचेंजेस। इन्होंने पहले ही एक्सचेंजेस को बता दिया था, पहले इनके साथ एक बार हो चुका है कि यहाँ पे कंपनी के कुछ 6 करोड़ के आसपास कुछ एसेट को प्लेज रखा गया था बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन आगे अभी रूमर्स ये चल रहा है कि इनके ऊपर अभी भी दोबारा कुछ इशू है, इनकम टैक्स के ऊपर से कुछ इन्होंने हिडन किया है, टैक्स चोरी की है, इस तरीके से अभी कुछ जैसे इनके ऊपर बातें मीडिया की तरफ से आ रही है। बट इन्होंने ये बोला है कि देखिए, जो भी कुछ था हमने ऑलरेडी क्लेरिफाई कर दिया है। देयर हैज़ बीन नो न्यू डेवलपमेंट रिगार्डिंग ऑनगोइंग इनकम टैक्स इशू amid report about the cease freezing of equity shares and property by the income tax department। तो इससे रिलेटेड भी अभी रूमर सामने आ रहा है कि भाई इनके ऐसे जो शेयर्स हो गए इनको सीज किया, एसेट को सीज किया। तो वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला है, क्लैरिफिकेशन दी है इन्होंने। प्रीवियस को लेके लोग एग्री कर रहे हैं कि हाँ प्रीवियसली इन्होंने वो बात इन्होंने एक्सचेंजेस को भी बता दी है, इन्होंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया एक्सचेंजेस को कि भाई प्रीवियसली ऐसा कुछ देखने को मिला था, बट अभी ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो बिलीव रखें कंपनी के ऊपर, ऐसा इनका मानना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप इस कंपनी को कैसा देखते हैं, इट्स योर कॉल। बाकी देखिए, अगर हम लोग फंडामेंटल और सेल्स वाइज देखें तो कंपनी की ग्रोथ थी, बट अभी इस तरीके के इश्यूज आते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए मार्केट में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो अभी कंपनी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आई है, इसको और जस्टिफाई करने के लिए हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा और क्लैरिफिकेशन आएगा कि कंपनी की तरफ से सच में और भी प्रॉब्लम है या फिर कंपनी अभी सही कह रही है। ये चीज़ के लिए हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं दोस्तों 2025 का एक बहुत बड़ा इवेंट बजट, जहां पे हर एक की अपनी एक्सपेक्टेशन है और रखेंगे भी क्यों ना। देखो, सबको ऐसा लगता है कि हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए, टैक्स वाले चाहते हैं हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए, कंपनी वाले चाहते हैं हमें कुछ सब्सिडरी मिल जाए, किसान चाहता है हमें कुछ पैसा मिल जाए, वो चाहता है फसल का प्राइस बढ़ जाए, बायर चाहता है कि फसल का प्राइस कम हो जाए क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो खरीदार कहता है कि प्राइस कम होना चाहिए, किसान कहता है कि प्राइस बढ़ना चाहिए। तो सबकी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। तो ये चीज़ के साथ गवर्नमेंट को देखना होगा कि कहाँ किसको क्या बेनिफिट करने वाली है। बट मैं यहाँ पे उन सेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ जो एक टॉप प्रायोरिटी हो सकती है, जिसमें सबसे टॉप पे मेरे को डिफेंस लगता है, देन उसके बाद रेलवे। जरूर इन कंपनी इन सेक्टर के ऊपर फोकस बनाए रखिए। आने वाले दिनों में इनसे रिलेटेड आपको एक स्पेशल न्यूज़ बजट में हम लोगों को सुनने को मिल सकती है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, बिकॉज इंडिया में एग्रीकल्चर को लेके डिफरेंट इश्यूज़ देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसा इलाका होता है, सूखा इलाका होता है जहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है, बारिश ना होने की वजह से आप वहाँ पे फसल नहीं उगा सकते, ठीक है, सीड्स आपने लगा दिए लेकिन फसल नहीं हो रही बिकॉज वहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही है। तो इससे रिलेटेड भी किस तरीके से कॉर्प की फार्मिंग, आपको कौन से सीड्स लगाने चाहिए, ठीक है, ये सरकार इसके ऊपर R&D करती है। मतलब अगर सूखे में कौन सा फसल ज़्यादा होगा, मानसून में कौन सा फसल ज़्यादा होगा, इसके ऊपर आपको एक अलग बेनिफिट मिल सकता है, इंसेंटिव मिल सकता है, इस पे आपको ध्यान देना है। मतलब एग्रीकल्चर वाली कंपनीज़ के ऊपर ध्यान दे सकते हो। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर अलग से सरकार का फोकस होने वाला है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है ना, देखिए सरकार क्या करेगी, जहाँ पे ज़्यादा जॉब क्रिएट होती है ना वहाँ पे ज़्यादा फोकस करेगी। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब मिलती है। तो जहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, सरकार का भी नाम आएगा, ऊपर से इनको भी बूस्ट मिलेगा। तो हो सकता है हम लोगों को कंटिन्यू PLI देखने को मिले, अदर एडिशनल सपोर्ट देखने को मिले, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी होगी। उसके बाद आपको इंफ्रा के ऊपर भी ध्यान देना होगा। इंफ्रा के ऊपर हम लोग कंटिन्यूस ध्यान दे रहे हैं, रोड बनते हुए देख रहे हैं, बिल्डिंग्स बनते हुए देख रहे हैं, जहाँ पे मल्टीपल टाइप्स की कंपनी, लाइक स्टील वाली कंपनी हो गई आपकी, ठीक है, लाइटिंग वाली कंपनी होगी, रोड वाली कंपनी होगी, इन सब कंपनी ने पिछले 4-5 सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। कंटिन्यूस में फोकस बना के चल सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर सरकार का प्रायोरिटी ऑन प्रायोरिटी बेसिस फोकस हो सकता है, इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है रिन्यूएबल सेक्टर, इसके ऊपर भी सरकार का कंटिन्यू फोकस होने वाला है। बिकॉज एक टारगेट है 2070 तक हम लोगों को नेट ज़ीरो एमिशन रिलीज़ करना है। तो जब हम लोग कार्बन ही नहीं रिलीज़ करेंगे, ये सरकार का एम है। और वो कैसे होगा, आप अगर रिन्यूएबल सोर्स की ओर मूव करते हैं, तो ये एक प्रायोरिटी है जहाँ पे बूस्ट मिलने वाला है, एक अलग तरीके से
मतलब सरकार यहाँ पे सपोर्ट देगी। इसके अलावा आपका हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इंश्योरेंस है, ऐसे और भी मल्टीपल सेक्टर्स हैं जहाँ पे सरकार फोकस करने वाली है। तो ज़रूर इन 5 सेक्टर को प्रायोरिटी पे रखिएगा। आने वाले दिनों में इनसे रिलेटेड आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ जरूर देखने को मिलने वाली है। और उसके बाद आप लोगों को एक अपडेट देना चाहूँगा कि 2025 की यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस आई हुई है और उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी। तो आपको थोड़े वीडियोस में चेंजेस देखने को मिल रहा होगा, वो बिकॉज ऑफ गाइडलाइंस की वजह से वो फॉलो करना पड़ता है। तो ये एक नया तरीका है, इसमें आपको मोर स्टडी करना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा, मार्केट से रिलेटेड भी और कंपनी से रिलेटेड भी। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आने वाले टाइम पे जैसे जो भी अपडेट्स होगा, मैं डेवलपमेंट आएगा जो भी, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। आप मुझे फॉलो करके जा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।